गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान अध्याय 11 बायोटेक्नोलॉजी का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में बच्चों हम लोगों ने आनुवांशिक इंजीनियरिंग किसे कहते हैं इसका अध्ययन हमने किया था और आनुवांशिक इंजीनियरिंग को पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट तकनीकी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे कि पुनर्योगज डीएनए क्या है। तो आनुवांशिकी इंजीनियरिंग के विषय में बच्चों हम लोगों ने भाग 1 में अध्ययन किया था कि आनुवांशिकी पदार्थ जो आज है डीएनए या आरएनए है, उनकी संरचना में आवश्यकता अनुसार फेर बदल करके फिनोटाइप या लक्षण प्राप्त करना ही आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहलाता है। और आनुवांशिकी इंजीनियरिंग को रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज तकनीकी या डीएनए भी कहते हैं। क्यों बच्चों आनुवांशिकी इंजीनियरिंग को पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट तकनीकी या पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्यों कहते हैं? तो दो अलग अलग सूत्रों से डीएनए के खंडों को लेकर उन्हें जोड़कर एक नया डीएनए का खंड प्राप्त करते हैं और उन्हीं को ही पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका जो है यह आपका मानव सेल है, यह मान लीजिए आपका मानव सेल ह्यूमन सेल है और ह्यूमन सेल का जो आपका डीएनए है, इसमें जो आपका यह डीएनए है बच्चों, और एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का आपका डीएनए का खंड है इस तरह से। और हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे कि इसमें जो है एक और डीएनए होता है, जो मूल जो आपका डीएनए है उसके अतिरिक्त एक और डीएनए होता है। और हम क्या करते हैं, इससे इस डीएनए का खंड निकाल लेते हैं, इस डीएनए का खंड इस तरह से निकाल लेते हैं और यहाँ से इस ह्यूमन सेल से आपके डीएनए के खंडों को निकाल देते हैं। इन दोनों खंडों को निकालकर इस तरह से इन दोनों खंडों को निकालकर हम इस खंडों को जोड़ देते हैं, इन खंडों को हम जोड़ देते हैं, इस तरह से इस खंडों को हम जोड़ देते हैं। बच्चों यही जो डीएनए प्राप्त हुआ, यही जो डीएनए है, यही डीएनए आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाता है या पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। ध्यान रखिए बच्चों, इसमें मैंने क्या किया कि मैंने दो अलग अलग जो सूत्रों से, अर्थात एक ह्यूमन सेल है और एक बैक्टीरिया का जो है आपका जो है सेल है, इन दोनों से डीएनए खंडों को मैंने निकाल लिया। ह्यूमन सेल से जो है डीएनए का यह खंड निकाल लिया और इस बैक्टीरिया से मैंने जो है डीएनए का यह खंड निकाल लिया। अब इन दोनों खंडों को हमने जोड़कर एक नया डीएनए प्राप्त कर लिया और इसी को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि आनुवांशिकी इंजीनियरिंग किसे कहते हैं और इसे क्यों पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए मैंने क्या बताया कि आनुवांशिकी इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए तकनीकी क्या है। तो आनुवांशिकी पदार्थ डीएनए और आरएनए की संरचना में आवश्यकता अनुसार फेरबदल करके फिनोटाइप लक्षण प्राप्त करना ही आनुवांशिकी इंजीनियरिंग कहलाता है। आनुवांशिकी इंजीनियरिंग को पुनर्योगज तकनीकी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो है इसमें दो भिन्न सूत्रों से डीएनए का अलग अलग खंड लेकर उसे जोड़कर एक नया डीएनए का खंड बनाते हैं, इसे ही पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इसका मैंने बताया कि किस तरह से जो है हम यहाँ पे इस तरह से आप जो है एक डीएनए का खंड आप लेते हैं ह्यूमन सेल से और एक जो है बैक्टीरिया से और एक डीएनए का खंड आप लेते हैं। किस तरह से एक बैक्टीरिया से डीएनए के खंड लेते हैं और इन दोनों खंडों को लेकर जब हम जोड़ देते हैं, आपस में जब जोड़ देते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाता है नया डीएनए। इस तरह से
हमें डीएनए का एक नया खंड प्राप्त हो जाता है और इसी को ही हम रिकॉम्बिनेंट या पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। अब हम लोग बच्चों देखते हैं कि यह जो आपका पुनर्योगज डीएनए है, इनका ध्येय क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। तो इनका हम ध्येय देखते हैं कि पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट तकनीकी का ध्येय क्या है। इसका भी बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए बच्चों, पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए का ध्येय क्या है। तो इनका ध्येय है कि कृत्रिम डीएनए का संश्लेषण करना, मरम्मत करना, उस डीएनए का मरम्मत करना, डीएनए न्यूक्लियोटाइड को हटाकर उन्हें जोड़कर व विस्थापित कर वांछित डीएनए प्राप्त करना तथा वांछित प्राप्त डीएनए को पोषक में प्रवेश कराते वांछित डीएनए का उत्पाद प्राप्त करना ही आपका आनुवांशिक इंजीनियरिंग या पुनर्योगज डीएनए का ध्येय है। ठीक है, यही इनका ध्येय है बच्चों। अब हम जो है एक उदाहरण द्वारा, ठीक है, इनको जो है हम समझेंगे अच्छी तरह से कि यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग किस तरह से कार्य करता है और पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट डीएनए या तकनीकी क्या है। और आपके एनसीईआरटी बुक में जो है इसका एक उदाहरण दिया है और वह उदाहरण दिया है इंसुलिन का। किस तरह से हम इंसुलिन प्राप्त करते हैं, यह आपके जो है एनसीईआरटी बुक में इसका उदाहरण दिया है। और इंसुलिन प्राप्त करना यह आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग जो है इंसुलिन कैसे प्राप्त करते हैं इनका हम अध्ययन करते हैं। हमें पता है बच्चों कि जो इंसुलिन है, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर कि जो है डायबिटीज रोगी को अक्सर, अब ये घर घर की कहानी हो गई है बच्चों, जिस घर में 40 के ऊपर अगर एज हो जाता है तो अधिकांश लोगों को या अधिकांश लोग डायबिटीज के पेशेंट हो जाते हैं, डायबिटीज के रोगी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारे शरीर का अग्नाशय है, अग्नाशय में 2 सेल होते हैं, एक अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल। जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय में जो बीटा सेल है, बीटा सेल जो है इंसुलिन बनाता है। हमारे शरीर में जो बीटा सेल है वह इंसुलिन का निर्माण करता है। बच्चों, जो भी हम भोजन करते हैं, भोज्य पदार्थ करते हैं, तो भोज्य पदार्थ का पाचन के बाद जो हमें प्रोटीन प्राप्त होता है वह ग्लूकोज के रूप में हमें यह प्रोटीन प्राप्त होता है। बच्चों, जो भी हम भोजन प्राप्त करते हैं या जो भोजन करते हैं, तो भोजन के द्वारा हमें प्राप्त होता है ग्लूकोज, हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। अर्थात हमें जो एनर्जी मिलती है इस भोजन के द्वारा, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्लूकोज। यह ग्लूकोज क्या है, हमारे ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के अन्य भागों में यह ग्लूकोज पहुंचता है। यह हमारा प्रोटीन है, इससे हमें एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। लेकिन जो व्यक्ति शारीरिक श्रम कम करते हैं तो होता क्या है कि यह ग्लूकोज आपके ब्लड में क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। और ग्लूकोज का एकत्रित होना हमारे लिए लाभदायक नहीं। जब यह ग्लूकोज हमारे शरीर में एकत्रित हो जाता है तो होता क्या है बच्चों, जो मेरा इंसुलिन है, जो हमारे अग्नाशय में इंसुलिन है, यह इंसुलिन क्या करता है, यह जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को इंसुलिन क्या करता है बच्चों, यह जो इंसुलिन है, यह इंसुलिन ग्लूकोज को, देखिए, इनको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन, यह जो ग्लूकोज है, जो भोजन हम करते हैं, भोजन के द्वारा जो हमें ग्लूकोज जो है प्राप्त होता है। और हमारे शरीर में जो बीटा, जो अग्नाशय है, अग्नाशय में जो बीटा सेल है, वह बीटा सेल क्या करता है, बीटा सेल में जो इंसुलिन है, यह इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में तोड़ देता है, ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति
ठीक है, शारीरिक श्रम कम करते हैं, तो क्या होता है, जो यह ग्लूकोज है, ठीक है, यह ग्लूकोज पूरी तरह से ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है। जो व्यक्ति शारीरिक जो है श्रम कम करते हैं या किसी भी कारण से इंसुलिन की कमी हो जाती है, तो होता क्या है कि वह ग्लूकोज जो है आपका ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाता और उस व्यक्ति को डायबिटीज के रोगी हो जाता है, डायबिटीज के पेशेंट हो जाता है। ठीक है, अर्थात उनको शुगर हो जाता है। लोग कहते हैं कि शुगर हो गया है, शुगर हो जाता है। तो शुगर का मतलब क्या बच्चों? शुगर का मतलब यह नहीं कि आपके ब्लड में चीनी की मात्रा बढ़ गई, नहीं बच्चों। शुगर का मतलब यह है कि आपके ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन परिवर्तित करता है? इंसुलिन। ठीक है, अर्थात उस व्यक्ति में इंसुलिन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं कर पाते, अर्थात हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और हम कहते हैं कि हमें शुगर हो गया है, अर्थात डायबिटीज हो गया है। वह इंसुलिन की कमी के कारण होता है। तो हम क्या करते हैं, अब इसी इंसुलिन का हम उत्पादन करते हैं। औद्योगिक स्तर पर, बड़े स्तर पर हम इंसुलिन का उत्पादन करते हैं और बाहर से उस व्यक्ति को इंसुलिन दिया जाता है, डायबिटीज रोगी को। तो यही जो इंसुलिन है, इनको हम कैसे इनका उत्पाद प्राप्त करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो है तकनीकी से, तो इन्हीं का हम अध्ययन करेंगे कि यह इंसुलिन क्या है। पहले क्या था बच्चों, जब हमें बायोटेक्नोलॉजी के विषय में अच्छी से जानकारी प्राप्त नहीं था, अर्थात अनुवांशिकी इंजीनियरिंग के विषय में हमें पता नहीं था, तब हम क्या करते थे, जो इंसुलिन हम प्राप्त करते थे वह शुगर से प्राप्त करते थे। शुगर का जो अग्नाशय है उससे हम इंसुलिन जो है प्राप्त करते थे। और जब उस इंसुलिन को जो है, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, जब उनको जो है इंसुलिन जो है हम प्रवेश कराते थे, तो कुछ व्यक्तियों में देखा गया कि उससे एलर्जी होने लगी, उससे एलर्जी हो जाती थी। लेकिन जब हमें अनुवांशिकी इंजीनियरिंग का जो है नॉलेज हो गया, ज्ञान हो गया, तो उससे हम जो है इंसुलिन का नया उत्पाद प्राप्त करने लगे। तो किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से हम इंसुलिन को प्राप्त करते हैं, यही देखेंगे इस उदाहरण में, इंसुलिन। ठीक है, तो चलिए हम इंसुलिन को देखते हैं, किस तरह से हम इंसुलिन प्राप्त करते हैं। बच्चों, ये जो इंसुलिन है, ठीक है, आपको पता है, अभी हम आपको बताएं कि यह इंसुलिन कहाँ पाया जाता है। जो आपका मनुष्य है, जो ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल का जो अग्नाशय है उसमें जो है आपका यह इंसुलिन पाया जाता है। अर्थात जो बीटा सेल है, बीटा सेल में इंसुलिन जो है आपका पाया जाता है। आपको पता है कि आपके जो है शरीर की पूरी संरचना है सब किस पर निर्भर करती है? डीएनए पर निर्भर करती है। और डीएनए कहाँ पर होता है? आपकी जो कोशिका है, कोशिका में एक केंद्रक होता है। क्या होता है? एक कोशिका होता है, कोशिका में एक केंद्रक होता है और केंद्रक में ही आपका जो है गुणसूत्र पाया जाता है और गुणसूत्र में ही आपका डीएनए होता है। तो चूंकि डीएनए की लंबाई आपके शरीर में बहुत अधिक बड़ी होती है, जो है आपके डीएनए पर हजारों जीन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमें केवल वही जीन चाहिए, ठीक है, इंसुलिन बनाने वाला जीन। ध्यान रखिएगा, हमें केवल इंसुलिन बनाने वाला ही जीन चाहिए। और यहाँ पर हम एक बैक्टीरिया बना देते हैं। यह एक बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया। यह आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया है। और यह आपका ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल है। और इसमें भी आपका जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, इसमें जो है डीएनए पाया जाता है। इस तरह से इसमें डीएनए पाया जाता है। और इसका जो डीएनए होता है, इस डीएनए के अतिरिक्त एक और डीएनए पाया जाता है, जो इनकी संरचना वृत्ताकार की संरचना होती है। इस तरह से वृत्ताकार इनकी संरचना होती है, ठीक है। और इस डीएनए को हम कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों, इस डीएनए को हम कहते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए इसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। यह अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि यह आपका प्लाज्मिड जो है डीएनए क्या है। तो जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है वह डीएनए होता है जो ई कोलाई बैक्टीरिया है। ई कोलाई बैक्टीरिया का जो डीएनए है उसके अतिरिक्त
इस डीएनए के अतिरिक्त एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। तो प्लाज्मिड डीएनए क्या है बच्चों? जो बैक्टीरिया में या इकोलाई बैक्टीरिया, कोई भी बैक्टीरिया हो, जो उसका डीएनए होता है, उसके डीएनए के अतिरिक्त एक वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है और इसी वृत्ताकार डीएनए को हम प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हम क्या करते हैं, इंसुलिन को कैसे बनाते हैं। तो जो आपका ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल का जो आपका अग्नाशय है, जो आपका बीटा सेल है, बीटा सेल जो है बनाता है क्या? इंसुलिन। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि आपका जो मनुष्य का जो सेल है उसमें डीएनए पाया जाता है, डीएनए की लंबाई बहुत होती है और उसमें जो है हजारों जीन पाए जाते हैं, तो हमें वही जीन चाहिए जो इंसुलिन बनाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो इंसुलिन बनाने वाला जीन है उसको हम अलग कर लेते हैं, उसको हम काट लेते हैं। प्रश्न यह है बच्चों, उसको काटते कैसे हैं? तो ध्यान रखिएगा बच्चों कि उसका जो है हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे कि किस तरह से जो है हम इसको जो है काटते हैं, और जिसको हम आरवी की कैंची कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन एंडो एंजाइम के द्वारा जो है हम इसको कट करते हैं, इसको अलग करते हैं। ठीक उसी तरह से उसी एंजाइम से इस जो है प्लाज्मिड को अर्थात इस वृत्ताकार डीएनए को भी हम अलग करते हैं। तो जो है प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा जो एंडोन्यूक्लिक या एंडो प्रतिबंधन एंजाइम, एंडो प्रतिबंधन एंजाइम के द्वारा हम इसको काट कर क्या करते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। इस डीएनए को हम यहाँ पर अलग कर लेते हैं। ठीक बच्चों, उसी तरह से जो है उसी एंजाइम द्वारा अर्थात उसी एंडो प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा इसको भी हम काट कर क्या करते हैं, इसके प्लाज्मिड को इस तरह से अलग हम कर लेते हैं, इनको भी इस तरह से अलग कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि एक खंड यह हो गया डीएनए का, दूसरा खंड डीएनए का यह हो गया, तो हम क्या करते हैं लाइगेज एंजाइम के द्वारा, लाइगेज एंजाइम के द्वारा हम इन क्या करते हैं, इन दोनों खंडों को जोड़ देते हैं। अर्थात इन दोनों खंडों को हम इस तरह से क्या करते हैं, इस तरह से इन दोनों खंडों को हम जोड़ देते हैं। इन दोनों खंडों को जोड़ देते हैं और यह बच्चों, यह जो आपका डीएनए प्राप्त हुआ, यह कौन सा डीएनए प्राप्त हो गया? यह रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अर्थात एक नया डीएनए हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए में देखिए इसमें क्या है, यह जो आपका बैक्टीरिया है उसका भी डीएनए है और मानव सेल का भी डीएनए इसमें शामिल है। अब क्या करते हैं, इसको जो है हम एक अन्य बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इसको जो है हम प्रवेश करा देते हैं। एक अन्य बैक्टीरिया है इकोलाई बैक्टीरिया, उसमें जो है इसको हम क्या करते हैं, इसमें प्रवेश करा देते हैं। इस तरह से इसमें हम प्रवेश करा देते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसमें प्रवेश करा देते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा जो है यह बैक्टीरिया है, जो हमारा पोषक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको इसमें हम प्रवेश करा देते हैं इस बैक्टीरिया में। और ध्यान रखिएगा, यह जो इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है, इस डीएनए को जो वृत्ताकार डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है, यह जो है हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक जो है अन्य बैक्टीरिया में जो है प्रवेश करा दिया। और यह बैक्टीरिया जो है, यह जो है इस डीएनए को, वृत्ताकार डीएनए को अपना डीएनए समझने लगता है और यह इसका यहाँ पर क्या करता है, अनेक प्रतिलिपियां तैयार करता है। हमें पता है बच्चों कि जो मनुष्य में जो है आपका होता है, मनुष्य में जो कोशिका का विभाजन होता है, दिन भर में एक बार जो है हमारे शरीर में कोशिका का विभाजन होता है, लेकिन बैक्टीरिया में प्रति 20 मिनट में इनका विभाजन होता है। इससे अनेक जो है हम जो है इस जो आपका रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए है उसका अनेक प्रतिलिपियां तैयार कर लेते हैं। और उसके लिए जो है हम एक बड़ा टैंक लेते हैं, इस तरह से इस बड़े टैंक में हम इनको जो है क्या करते हैं, हम इनका जो है विकास कराते हैं। इस तरह से इनका विकास हम कराते हैं तो अनेक जो है इस तरह से अनेक प्रतिलिपियां हमें इसका प्राप्त हो जाता है।
ठीक है। तो यह जो है, अब हम इसका जो है औद्योगिक स्तर पर उत्पादन करने के लिए एक बड़ा टैंक लेते हैं और उस टैंक में जो है इनको क्या करते हैं, इनको जो है इनका जो है विकास और वृद्धि करते हैं। इस तरह से यह अनेक जो है आपका यह जो इंसुलिन जो है हमें प्राप्त हो जाता है। फिर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से निकालते हैं, क्योंकि यह जो आपका डीएनए है बच्चों, वृत्ताकार डीएनए जो है, जो आपका यह वृत्ताकार डीएनए है, इसमें हमने देखा कि ये दोनों प्रकार का डीएनए है। यह जो आपका है यह आपका जीवाणु का डीएनए है और यह मनुष्य का डीएनए है जो इसमें जिसमें इंसुलिन है। तो हम क्या करते हैं, इसको काट कर अलग कर देते हैं और जो इंसुलिन वाला जो है आपका जो है डीएनए है इसको अलग कर देते हैं। ठीक है, इसको अलग कर देते हैं, माने सेपरेट कर लेते हैं। और सेपरेट करने के बाद, इनको सेपरेट करने के बाद फिर इनका क्या करते हैं, इनका हम प्यूरिफाई करते हैं, इनको प्यूरिफाई करते हैं, अर्थात इनका शुद्धिकरण करते हैं। और शुद्धि करके जो है फिर हम इसको मार्केट में क्या है उत्पादन के लिए हम इसको भेज देते हैं। इस तरह से हमें इंसुलिन का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में हमें प्राप्त हो जाता है और हम डायबिटीज पेशेंट को अब इंसुलिन जो है हम जो है प्रवाहित करते हैं, देते हैं, प्रवेश कराते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से जो है हम इंसुलिन का निर्माण करते हैं ह्यूमन सेल से और ई बैक्टीरिया से। किस तरह से इन दोनों खंडों को अलग अलग करके हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्राप्त करते हैं लाइगेज एंजाइम के माध्यम से और पुनः उसको एक अन्य बैक्टीरिया में उसको हम प्रवेश कराते हैं। वहां पर इसका जो है प्रतिकृतियां प्राप्त होती हैं और उसको अधिक औद्योगिक क्षेत्र में प्राप्त करने के लिए हम बड़े टैंक में इसको विकसित होने देते हैं। फिर उसको हम निकालते हैं, क्योंकि इसको जो है कोशिका में, वृत्ताकार कोशिका में डीएनए का, बैक्टीरिया का भी डीएनए होता है, मनुष्य का भी डीएनए होता है। तो जो मनुष्य का डीएनए जिसमें इंसुलिन है उसको हम अलग कर देते हैं, अलग करके उनका हम प्यूरिफाई करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं और शुद्धि करके हम उसको मार्केट में सप्लाई कर देते हैं। इस तरह से ये हमें इंसुलिन प्राप्त होता है। इस तरह से बच्चों आज हमने आनुवंशिकी इंजीनियरिंग में पुनर्योगज रिकॉम्बिनेंट तकनीकी किसे कहते हैं और उसका उदाहरण क्या है इसके विषय में अध्ययन हमने किया। और अगले वीडियो में हम देखेंगे पुनर्योगज या रिकॉम्बिनेंट जो तकनीकी है उसकी सफलता की क्या कारण है, उसका अध्ययन हम भाग 3 में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।